क्रांति केरामी ने और मुकेश ने मेरे को बोला था कि दादा आपको यहाँ पर आना है, गढ़चिरौली में प्रोग्राम के लिए आपको आना है, कोरची में आना है। ये कोरची में मेरे को पहली बार और गढ़चिरौली में मेरे को मूवमेंट को पहली बार यहाँ पर जो बिरसा ब्रिगेड को लाने वाला ऋषि कुंजाम आपके बीच में है, पेंटर, और एक डेडिकेटेड है, इनका तालियों से स्वागत होना चाहिए। मेरे को इस क्षेत्र में अगर किसी ने लाया तो ऋषि कुंजाम ने लाया। विद्यार्थी जीवन में ऋषि कुंजाम का एक बहुत बड़ा मैंने योगदान रहा है मिशन में। अपने जो जितने गेस्ट है, जितने हमारे भाई लोग बिहार से आए, मलावी दादा और पूरी टीम उनकी, मैडम कुमरे मैडम और आप सब लोग, आप सब भी गेस्ट हैं मेरे लिए, क्योंकि समाज का हर एक आदमी, चाहे वो मजदूर क्यों नहीं होता, वो भी सम्माननीय है हमारे लिए, क्योंकि हम जीना आखिरी आदमी के लिए चाहते हैं, पहले आदमी के लिए नहीं। पहले तो आप लोग एक दिमाग में डाल दो पूरे विद्यार्थी लोग कि आप लोग इसलिए यहां पर बैठे हैं क्योंकि आपके मां बाप जो है वो जागरूक नहीं है। आप हॉस्टल में इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपके मां बाप के पास उतना पैसा नहीं है कि आपकी अलग से कोई पढ़ाई कराई जा सके। आप लोग स्कॉलरशिप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पास उतना आर्थिक व्यवस्था नहीं है हमारे मां बाप के पास में कि वो हमारे को हमारे कपड़े लत्ते किताबें ये सब चीजों का खर्चा कर सके। आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको हॉस्टल में एडमिशन मिल रहा है और आप पढ़ भी रहे हो। लेकिन मैंने पूरे 25 साल में एक बात देखा कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी रहेगा उतना उसने समाज को धोखा दिया है। ये पढ़ाई का अलग ही एक नजरिया निकाल रहे हैं लोग कि भाई जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है आदिवासी, जितना बड़ा अधिकारी बन जाता है, वो उतना ज्यादा समाज से दूर हो जाता है। समाज यानी गढ़चिरौली का आदिवासी नहीं, समाज यानी बस्तर का आदिवासी नहीं, समाज यानी मेलघाट का आदिवासी नहीं, समाज यानी पूरे विश्व के आदिवासी समाज के लोग। हम लोग पूरे विश्व के आदिवासी समाज को देखने के लिए या उसको समझने के लिए या उसको पुकारने के लिए, कैसा पुकारोगे एक साथ पूरे विश्व के आदिवासियों का नाम लेना है, क्या बोलोगे आप? गोंड बोलोगे, प्रधान बोलोगे, मुंडा बोलोगे? आपको पूरे विश्व के आदिवासियों को अगर संबोधित करना है तो आदिवासी ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे विश्व के आदिवासियों की बात कर रहे हैं। अमेरिका में भी आपका भाई रहता है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपका भाई रहता है, पाकिस्तान में भी आपका भाई रहता है, नेपाल में भी आपका भाई रहता है। और यह पाया गया है कि जितने विश्व के आदिवासी लोग हैं उनका डीएनए एक जैसा है। डीएनए बता देता है कि ये एक ही खून के लोग हैं। चाहे माड़िया का खून लो, कोरकू का खून लो, हल्बी का खून लो, भील का खून लो, गोंड का खून लो, प्रधान का खून लो, हलबा का खून लो, उधर बैगा का खून ले लो, कोरकू का खून ले लो, कोलाम का खून ले लो, सबका खून एक जैसा है, उनका डीएनए एक जैसा है। जब आपका डीएनए एक जैसा है, आपकी संस्कृति एक जैसी है, तो आपका समाज भी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस समाज की सबसे बड़ी तकलीफ यह है
कि समाज नाम की संस्था ही नहीं है, जात नाम की संस्था है। हमने समाज को बनाया नहीं और धर्म बना दिया। हमने समाज को बनाया नहीं और पार्टी बना दिए। हमने समाज को बनाया नहीं और नेता बना दिए। ये गलती हो गई है अपने लोगों से। हम चौथी पास नहीं हुए और मैट्रिक की परीक्षा दे दिए, पास होंगे कि फेल होंगे। उससे बड़ी बात, आदमी का इलाज चल रहा है और जानवरों के डॉक्टर से उसका ऑपरेशन करेंगे, वो आदमी मरेगा कि बचेगा? मरेगा। वही हुआ है हमारे साथ। जिसको समाज मालूम ही नहीं है वो समाज का नेता बन गया। समाज बहुत बड़ी चीज होती है। अगर समाज के नाम पे आरक्षण नहीं होता तुमको, तो तुम्हारी हालत क्या होते बताओ? अगर आरक्षण नहीं होता तो तुम्हारे पास नौकरी होती, तुम पढ़ सकते? अपनी कोई पहचान ही नहीं रही। और मान लो आगे चल के आरक्षण बंद हो गया तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? इस पर भी थोड़ा बात होनी चाहिए। आदिवासी विद्यार्थियों ने बिरसा मुंडा के एक मंत्र को अपने दिमाग में रख देना चाहिए। बिरसा मुंडा ने बोला कि आदिवासी विद्यार्थी ने खुद का पालक बनना चाहिए। पालक यानी गार्जियन, जी फॉर गार्जियन यानी पालक, त्याचा अर्थ होतो पालक। मालक बनना चाहिए, उसका मतलब होता है ओनर, ओ फॉर ओनर। और चालक बनना चाहिए, उसका मतलब होता है ड्राइवर। गार्जियन, ओनर और ड्राइवर, पालक, मालक और चालक, जीओडी गॉड, खुद का भगवान खुद। किसी नेता के भरोसे नहीं, किसी पार्टी के भरोसे नहीं, किसी राजा के भरोसे नहीं और किसी बाजा के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे। तुम्हारा कोई नहीं है। आपके मां बाप भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इस गढ़चिरौली में अगर पुलिस ने किसी आदिवासी बच्चे को मार दिए तो उनके पास बहाना है वो नक्सलवादी है। पुलिस ने नहीं मारी, नक्सलियों ने मार दिए तो उनके पास बहाना है कि वो पुलिस का मुखबिर है। ये दोनों तरफ से पिसाई किसकी हो रही है? गवर्नमेंट बोलती है कि हम आदिवासियों के लिए कर रहे हैं, आंदोलन बोलता है, क्रांतिकारी आंदोलन के लोग बोलते हैं कि नहीं, हम आदिवासियों की जल जमीन जंगल के लिए लड़ रहे हैं। ये दोनों भी आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं। झगड़ा कहां है? अगर मामला आदिवासियों के बचाने का है तो आदिवासी मरता क्यों है? ये प्रश्न हमारे लोगों के बीच में आना चाहिए। गलत कौन है? ये व्यवस्था गलत है या हमारा आंदोलन गलत है? या हमारे लिए चलाने का दावा करने वाले, आंदोलन चलाने का दावा करने वाले गलत है? इन चीजों की भी जांच होनी चाहिए, इसकी फिर से समीक्षा होनी चाहिए। भाइयों, बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस समाज की कोई समस्या नहीं होती है, जिस समाज की कोई सामाजिक समस्या नहीं होती है, उसकी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है, उसकी समस्या ही समस्या होती है। आदिवासी समाज की सामाजिक समस्या यह है कि गोंड अलग भग रहा है, भील अलग भग रहा है, माड़िया अलग भग रहा है, प्रधान अलग भग रहा है, हल्बी अदर भग रहा है। कोई एक जगह आने के लिए तैयार नहीं है।
सब लोगों ने अपनी अपनी दुकान बना ली। ये क्षेत्र आदिवासियों का है, यहां के मालिक हैं अब आदिवासी। यहां के जल जमीन जंगल का मालिक है और अपनी ही जमीन पर, अपने ही जंगल में वो घबराहट में रहता है, डरता है, बात नहीं रख सकता अपनी। आम आदमी की तो बात छोड़ो यार, जनप्रतिनिधि भी नहीं रखते हैं। आपने सुना कि कोई मुसलमान लड़की ने बंदूक लेके लड़ाई लड़ी, किसी मुस्लिम लड़की ने भारत में बंदूक उठाई है। आपने सुना किसी ब्राह्मण लड़की ने बंदूक उठाई है, किसी मराठा लड़की ने बंदूक उठाई है। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि 13-13 साल की आदिवासी लड़कियां बंदूक उठा रही है। क्यों? क्या कारण है? ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है समाज के ऊपर? आदिवासी समाज के बच्चे बच्चियां युवा इतनी घबराहट में, और ये सब चीजें, ये परिस्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं? कश्मीर से बड़ी समस्या है गढ़चिरौली की। कोई इमरजेंसी कश्मीर में नहीं है। प्रधानमंत्री कश्मीरी बताता है, लेकिन बात गढ़चिरौली की नहीं करता है। आदिवासी क्षेत्रों की बात कोई नहीं करता है। चाहे बस्तर हो, बस्तर से लेकर झारखंड, झारखंड से लेकर उड़ीसा तक, ये जो आदिवासी भारत है, ये पूरा आदिवासी भारत आज जल रहा है। और आदिवासी भारत इसलिए जल रहा है क्योंकि इस आदिवासी भारत की लूट करने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट के भी माध्यम से, नेताओं के भी माध्यम से, पूंजीपतियों के भी माध्यम से, ठेकेदारों के भी माध्यम से। इनको कोयला होना, इनको सोना होना, इनको मिनरल होना, इनको जंगल होना, इनको जमीन होना, इनको औरत होना, आदिवासियों की जमीन होना, ये हालत बना दिए आदिवासी क्षेत्रों को। अभी आदिवासी क्षेत्रों में एक रिकॉर्ड देखा गया है। अब आदिवासी लोगों को खाना नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो अपना खून बेच रहे हैं 800 रुपए में। 800 रुपए में एक बोतल खून बेचते हैं, उसके बाद राशन की दुकान में जाते हैं। खून बेचकर अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, रोटी का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि उसके पास काम नहीं है। कोई आदिवासी अपनी किडनी बेच रहा है, कोई आदिवासी आदमी अपनी आंखें बेच रहा है, कोई आदिवासी आदमी अपनी बच्ची को बेच रहा है। ये बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, पूरी बंबई में और दिल्ली में लड़कियां बेची जाती हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में भी होता है ये, और महाराष्ट्र में भी हुआ है। यह पाया गया है कि आदिवासी लड़कियों को बेचा जाता है। दूसरे समाज की लड़की बिकते हुए देश में क्यों नहीं दिखती? आदिवासी लड़की क्यों बेची जा रही है? आदिवासी की ही किडनी क्यों होना इनको? आदिवासी का ही खून क्यों मजबूर कर रहे हो उसको बेचने के लिए? डॉक्टर क्या बोलता है? खाना खाएगा तो खून बनेगा, खाना खाएगा तो खून बनेगा। लेकिन गवर्नमेंट आदिवासियों को बोल रही है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। परिस्थिति बदल गई है। भाई तेरे को रोटी होना तो खून देना पड़ेगा, किडनी देना पड़ेगा। यह भाषा गवर्नमेंट की हमारे साथ में बन गई। आप लोग डॉक्टर बनोगे, कोई टीचर बनेगा, कोई क्लर्क बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा। सरकार ने अच्छी नौकरी आदिवासियों के लिए डिक्लेयर कर दी, पुलिस में चले जाओ। आदिवासियों को पुलिस में भेज देते, गढ़चिरौली में ट्रांसफर दे देते। साले मरेगा,
यानी तुम्हारे मरने की कीमत देती है गवर्नमेंट नौकरी के रूप में, मरने के पैसे देती है, नौकरी नहीं है, मरने की गारंटी है। यहां पर हजारों साल से आदिवासी रह रहा है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता भैया, उसका डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है। लेकिन बाहर का आदमी जो यहां पर आता है उसका डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिखाई देता है। यहां के आदिवासी के लिए भी वही सरकार है और बाहर के गैर आदिवासी के लिए भी वही सरकार है, उसका विकास होता है, इसका क्यों नहीं होता? थोड़ा सोच का हिस्सा है, सोचना पड़ेगा। किसी समय हमारे पास 10 एकड़ जमीन थी तो आज वो 2 एकड़ जमीन है, और कुछ लोगों के पास तो जमीन ही नहीं है, भूमिहीन हो गए। 50% आदिवासी गढ़चिरौली में भूमिहीन है। ये छुपाती है सरकार, बात नहीं करते हैं, और अपने गांडू नेता भी बात नहीं करते। एक समय का मालिक आदमी इस पूरे गढ़चिरौली में 68% जमीन आदिवासियों के पास में थी। कितनी? 68%। आज केवल 28% जमीन आदिवासियों के पास में है। बाकी जमीन गई कहां? आदमी मर सकता है, आदमी गढ़चिरौली से भाग सकता है, जमीन कहां भाग गई गढ़चिरौली से? जमीन के भी पैर लग गए क्या? मैंने अभी तक देखा नहीं हूं। 25 साल में मैं भी गढ़चिरौली में नौकरी करता था, मैंने भी यहां पर मेरी जिंदगी के बहुत दिन गुजारा हूं। यहां की ABCD मालूम है मेरे को। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी आदिवासी आदमी को माइनिंग का काम मिला। मैंने कभी नहीं देखा किसी आदिवासी लड़के को यहां पर एक सम्मानजनक स्थान मिला। मैंने कभी नहीं देखा आदिवासियों को गवर्नमेंट ने जमीन दी है। मेरा वादा है, मेरे को यकीन है, जिस जमीन पे तुम्हारा कार्यक्रम हो रहा, यह भी जमीन तुम्हारी नहीं है। अबे गढ़चिरौली में आदिवासियों को जमीन नहीं, कौन तय करेगा ये गढ़चिरौली किसका है? आज तो ये लड़ाई आ गई है कि गढ़चिरौली हमारा है, ये बोलना पड़ेगा। गोंडवाना बहुत दूर की बात है, गोंडवाना की तो समझ भी पैदा नहीं हुई हमारे में। वो लड़ाई बहुत अलग है। वो लड़ाई आज से 25 साल 50 साल बाद होनी चाहिए, उसकी तैयारी करना पड़ेगा। हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम गढ़चिरौली पे तो बात करें। नामधारी है बस गढ़चिरौली, गढ़चिरौली एरिया है भैया, आदिवासी लोग रहते हैं। अब तो नक्सलग्रस्त के नाम से फंड आता है, आदिवासियों के नाम से फंड नहीं होता, क्योंकि उसमें कलेक्टर का भला हो जाता है, बाकी अधिकारियों का भला हो जाता है। किसी को काले पानी की सजा देते हैं डिपार्टमेंट में। मैं इंजीनियर था महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल में, मैं आलापल्ली में भी था, कसलसूर में भी था। जब किसी को सजा देना होता है ना तो गढ़चिरौली में भेजते हैं कि इसकी बदली करा दो गढ़चिरौली। यानी गढ़चिरौली के क्षेत्र को गवर्नमेंट क्या समझती है? जेल खाना, काला पानी। जा इसको भेज दो गढ़चिरौली। उसको दोनों से डर लगता है, पुलिस वालों से भी डर लगता है, नक्सलियों से भी डर लगता है। जा तेरी ट्रांसफर गढ़चिरौली। ये उसको सजा नहीं है, ये हमारी तरफ देखने का नजरिया है गवर्नमेंट का कि सबसे बुरे हालात यहां पर रहते हैं आदमी की, इसलिए उसको सजा दे दो। ये उसको तो सजा दे रहे हैं, लेकिन हमको तो सजा दे चुके हैं। आपकी तरफ देखने का नजरिया अलग है। आप नागपुर में जाओ, गोंदिया में जाओ, किसी बड़े शहर में जाओ और बताओ कि मेरे को किराए का घर होना, मैं गढ़चिरौली से आई हूं। कहां से आया बेटा? मैं कोरची से आई हूं, देवरी से आई हूं, भामरागढ़ से आई हूं। लड़की भी रही तो और लड़का भी रहे तो उसको दूसरे तरीके से देखता है। कोटनाली
क्या समझता है? आदिवासी आहे का? हा, नक्की नक्सलवादी असेल. ऐसा चित्र बना दिया गया है हमारे खिलाफ. हंसने की बात नहीं है, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है. पहले मुसलमानों को टारगेट किया. हर दाढ़ी वाला आदमी जब दिखता था तो ऐसा लगता था आतंकवादी जा रहा है. मुस्लिम यानी आतंकवादी और आदिवासी यानी नक्सलवादी. और ये दोनों जो बातें हैं ये आदिवासियों की फेवर की बातें नहीं है. नक्सलवादी भी बोलेंगे तो देशद्रोही कहलाते हैं और आतंकवादी बोलेंगे भी तो देशद्रोही कहलाते हैं. हमारी पूरी कौम को देशद्रोही बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. यह बात दिमाग में डाल लो. अबे देश का मालिक देशद्रोही कैसे हो सकता है यार? जो इस देश का मालिक है उसको देशद्रोही बनाने का षड्यंत्र. बाकी नहीं बन सकते. सिर्फ आदिवासी नाम रहेगा तो नक्सलवादी. ऐसा चित्र बनाया जा रहा है आदिवासियों के खिलाफ. पढ़े लिखे बच्चे भी सहमाते हैं नागपुर में घर देखने के लिए. अब बड़े बड़े लोग अपने समाज में संगठन का काम कर रहे हैं. बड़े बड़े अधिकारियों का संगठन है, बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी और क्या क्या है जमाने भर के संगठन है. ये बस्तर गढ़चिरौली से आदिवासियों को जो परेशानी में जो अपना समाज जूझ रहा है उसमें से निकालने के लिए आप लोगों के पास क्या स्कीम है? अगर बाबा आमटे जी यहां काम कर सकते हैं तो आदिवासी आदमी क्यों नहीं कर सकता है? जब वो यहां पे काम कर सकते हैं, यहां से काम करके पूरे विश्व में अपना नाम बना सकते हैं, आदिवासी का क्यों नहीं हो सकता भैया मिशन? आदिवासी का क्यों नहीं? आमटे जी जब आदिवासियों में काम कर सकते हैं तो अपने समाज में तो 50 आमटे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो आदिवासियों के बीच में काम क्यों नहीं कर सकते? वो क्यों नहीं समर्पित भाव से काम कर सकते हैं? हमारा मिशन क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? हमारा ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं बन सकता है? हमारे समाज का अपना यूनिट क्यों नहीं हो सकता? जैसे मुस्लिम भाइयों की सामाजिक व्यवस्था है, जैसे क्रिश्चियन भाइयों की सामाजिक व्यवस्था है, जैसे ब्राह्मण भाइयों की सामाजिक व्यवस्था है. 4 साल का बच्चा होता है तो उसको आरएसएस में भेज देते हैं, शाखा में जाता है. मुस्लिम का 5 साल का बच्चा रहता है तो मदरसा में जाता है. क्रिश्चियन का 5 साल का बच्चा रहता है तो चर्च में जाता है. आदिवासियों का कहां भेजेंगे आप? एक मुस्लिम अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है, उसको बोलता है कि बेटा ये तेरा भविष्य है, ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल. एक क्रिश्चियन अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है, उसको बोलता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल. एक ब्राह्मण हिंदू भाई अपने बच्चे के हाथ में रामायण देता है, महाभारत देता है, वेद देता है और बोलता है ये है तेरा जिंदगी का रास्ता, इसको लेके चल. एक बौद्ध बांधव अपने बच्चे के हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ग्रंथ देता है, वो बुद्धा एंड हिज धम्मा, वो उसको बोलता है कि तू इसको लेके चल. आदिवासियों के पास में क्या है? कौन सी किताब हम अपनी जनरेशन के हाथ में दे रहे हैं जिसमें उसका वजूद हो, उसकी संस्कृति हो, उसका समाज हो, उसकी सभ्यता हो, उसके अधिकार हो, उसका इतिहास हो? कुछ नहीं है. हमारे पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है. हमारे राजाओं ने भी समाज से गद्दारी की है. आदिवासी राजा ही अगर पंडे का पैर पड़ लेगा, वही अगर दूसरे धर्मों का गुलाम बन जाएगा तो आपका अपना कैसे खड़ा होगा? सरदारी गद्दार है. जिसने आदिवासी संस्कृति को अपने कंधे पे लेकर चलना चाहिए था वही आदमी दूसरों के पैर पड़ लिया. तो फिर आम आदमी सोचता है ये पढ़ लिया, हमारे राजा ने पढ़ा, मैं भी पढ़ लिया. व्यवस्था ही नहीं है, अधूरा अधूरा काम चल रहा है.
हमारे बीच में लिंगों की बात करते हैं, कोई नहीं बताता हमको लिंगो पैदा कहां हुआ, मरा कहां, कोई नहीं बताता। ये जो गोटुल आप लोग देख रहे हैं ना, ये गोटुल एक ऐसी व्यवस्था है जिसको अलार कलाम ने खड़ा किया था। अलार कलाम ये आदिवासी व्यक्ति था जिससे बुद्ध को प्रेरणा मिली थी, और बुद्ध ने संघ की संकल्पना अलार कलाम से ली। संघ नहीं, वो गोटुल था। ये संघ की तो बहुत छोटी कल्पना है, गोटुल की पहली कल्पना है। जो संघ की बात करते हैं बुद्ध के, वो वास्तविकता में गोटुल ही था। वो गौतमी गणराज्य की बात अलार कलाम ने उस वक्त लाया। ये बात आपने लिंगों को धर्मगुरु बना दिया, उसको शंकराचार्य की श्रेणी में खड़ा कर दिया। भाई शंकराचार्य ने कभी 6 देव 7 देव बनाया क्या? शंकराचार्य ने कभी बड़ा पेन पेरसा पेन की बात किया क्या? ये बड़ापन पेरसा पेन ये पूरा निसर्ग के ऊपर है, जिसको इकोलॉजी बोलते हैं, इसको इकोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, आज इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं। वो इन्वायरमेंटल साइंस में आदमी के लिए जीने लायक जगह ये लिंगों ने बनाया है। वो धर्मगुरु नहीं, साइंटिस्ट था, उसको छोटा मत करो। बहुत बड़ा आदमी था, कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। जब भी बहुत अच्छी बात बोला श्याम कोरटे ने, ये बात मैं उसको श्याम कोरटे तब प्रोग्राम्स में आता था, मैं उसको ग्रेजुएशन कर रहा था नागपुर यूनिवर्सिटी में, तब से जानता हूं। वो क्लासेस में आता था हमारी। आज मेरे को बहुत खुशी हुई कि उसने यहां से बोला कि संस्कृति सबसे पहले और धर्म तो आधुनिक संकल्पना है। तो गोंडी संस्कृति सबसे पहली संस्कृति है। गोंडी धर्म बोल के उसको छोटा क्यों बना रहे? तुमको तो क्लेम करना है इस देश के हम सबसे पुराने लोग हैं, ये देश के मालिक है, इसलिए आपको उसको संस्कृति बोलना पड़ेगा, धर्म नहीं। यही बात बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा की खासियत क्या थी? अपने लोग पूछते मुंडा, अरे बगेटल तक रे मुंडा, ये कौन मुंडा है, कहां से ला लिया? कोई भी आदिवासी व्यक्ति रहे, कोई भी जमाती का रहे, वो जब उसके घर में शादी होती है तो सबसे पहली पूजा जो होती है वो मुंडा की होती है। ये मुंडा की बात यहां से संकल्पना होती है। ये मुंडा हमारे इसमें रिवाज था। मुंडा को उस चीज को परिक्रमा करवाने वाले लोग, उसको ये करने वाले, जैसे भूमकाल है वैसे मुंडा है। बिरसा मुंडा ने बोला था कि आदिवासियों की संस्कृति विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, इसको किसी धर्म की जरूरत नहीं है, और जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है, ऐसी संकल्पना बिरसा मुंडा ने दी। देखो बिरसा मुंडा की सोच के बारे में इस देश में कैसा भेदभाव हुआ है। एक 5-10 मिनट आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसका फोटो बहुत चल रहा है। लोग बोलते नंगे बदन वाला है, क्या कर रहा है? कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं हमने आदिवासियों को कपड़े पहनाना सिखाया था। उसका जवाब दे रहा हूं मैं कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार भंडारा से इलेक्शन हार गए थे, और वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पश्चिम बंगाल से जीते। और जिन लोगों ने उस वक्त बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल एक ही क्षेत्र में था, जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जिता के दिया वो आदिवासी लोग थे। और जिस आदमी ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को आखिरी वोट दिया, उस आदमी का भी नाम बिरसा था। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब पश्चिम बंगाल से नहीं जीतते, और पश्चिम बंगाल से नहीं जीतते तो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बनते, और संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बनते तो भारत का संविधान बनाने का मौका बाबा साहब को नहीं मिलता।
जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, मराठी में भूमि संपादन अधिनियम त्याला म्हणतात आपण। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1898 में पास हुआ और वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये प्रोविजन किया गया, ये प्रावधान किया गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं खरीद सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं खरीद सकती है, सरकार भी नहीं ले सकती है। उस जमीन पे अधिकार केवल आदिवासियों का होगा। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में पास हुआ, ब्रिटेन में पास हुआ। तब ब्रिटिशों की 7 देशों में सत्ता थी। कितने देशों में? 7 देशों में, यानी 7 देश के आदिवासियों को बिरसा मुंडा के आंदोलन का फायदा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतने लोग नहीं मरे थे साहब जितने लोग इस आंदोलन में मरे। और यही आंदोलन की विचारधारा सेम संटा भील की थी, बाबूराव शेड़बाके की थी, भीमा कुमरा भीमू की थी, गुंडा धुर्व की थी, तिलका मांझी की थी, रेंगा कोरकू की थी, सूबेदार नायक की थी, राघोजी भांगरे की थी, रामाजी भांगरे की थी। जितने आदिवासी क्रांतिकारी हुए उन्होंने केवल जमीन का ही संघर्ष किया। यहां तो उल्टा हो गया, राजाओं के बैनर लग रहे लेकिन बाबूराव शेड़बाके का नामो निशानी खत्म हो गया। हमको तय करना पड़ेगा कि हमको राजाओं के नेताओं के साथ में रहना है या क्रांतिकारियों के साथ में रहना है। क्रांतिकारियों, यह समाज नेताओं के विचारों से नहीं चलेगा, क्रांतिकारियों के विचारों से चलेगा। ये हमको तय करना जरूरी है। बिरसा मुंडा का नाम इसलिए सामने आ रहा है कि 25 साल की उम्र में इतनी बड़ी क्रांति, समग्र आदिवासी समाज की बात करने वाला व्यक्ति। उस वक्त बिरसा मुंडा ने एक सवाल पूछा था अंग्रेजों से, जब नया नया कलेक्टरेट तैयार हुआ था जिसको गवर्नर बोलते थे। वो गवर्नर को पहला सवाल पूछा था बिरसा मुंडा ने। गलत बात बोल रहे हैं लोग, जॉन हैंड्रॉप की किताब में लिखा हुआ है। बिरसा मुंडा का गलत प्रचार कर रहे थे कि बिरसा मुंडा पढ़ा लिखा नहीं था। बिरसा मुंडा ने इंग्लिश में सवाल पूछा, हु आर यू टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम अस बिकॉज वी आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस लैंड। आप कौन होते हो हमसे टैक्स लेने वाले? हम तो इस जमीन के मालिक हैं, इस जमीन के मालिक है, आप होते कौन हो हमसे टैक्स लेने वाले? यही डॉक्यूमेंट आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया, जिसको डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिजिनियस पीपल बोला जाता है। यूनाइटेड नेशंस में बात करते हैं इस पर। वो बिरसा मुंडा है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आया। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो टाई कोट पहन के इंडिया में आए, एडवोकेट थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, वहां महात्मा गांधी जी गए थे, तब टाई कोट पहने थे। ये लोग नहीं मानेंगे तो अपन फोटो भी दिखा देंगे उनको। तो टाई कोट पहन के वहां गए थे, बोर्ड लगा हुआ था, इसी मंडप डला हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, क्रांति सूर्य, महामानव, धरती आभा, भगवान बिरसा मुंडा, गेट, द्वार। गांधी जी ने पूछा, ये कितने लोगों के नाम है? तो लोगों ने बताया, ये एक ही आदमी का नाम है। महामानव भी वही है, क्रांति सूर्य भी वही है, धरती आबा भी वही है और भगवान भी वही है। ये चाहता क्या था? लोगों, गांधी जी ने पूछा, ये चाहता क्या था? तो वहां के लोगों ने बताया, मोड़ा घास मोड़का मांस। अपने गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज। हमारे गांव में लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ये आंदोलन बिरसा मुंडा का आंदोलन है। गांधी जी ने बोला, इस आंदोलन को तो पूरे देश को जरूरत है, इस आंदोलन की तो
तब गांधी जी ने बिरसा मुंडा को देखकर अपने कपड़े उतारा, सफेद लंगोटी पहना और पूरे देश भर में घुमा। जो असहयोग आंदोलन था, यह बिरसा मुंडा के आंदोलन के, ताना भगतों के आंदोलन से सीखा हुआ आंदोलन था। बिरसा मुंडा के अनुयायियों को ताना भगत बोलते हैं झारखंड में, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। गांधी जी ने कभी पीली धोती नहीं पहना, सफेद धोती पहना। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था, बाबा साहब का आदमी भी छुपाता है ये बात, कि मैं बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं। बिरसा मुंडा के जमीन के आंदोलन से मैं प्रेरित होकर ही काम कर रहा हूं। तभी जाके डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और दादा साहब गायकवाड़ ने जबरन जो जमीन का आंदोलन चलाया, जो गोदावरी से शुरू हुआ। तो जिस बिरसा मुंडा को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने आदर्श माना, जिस बिरसा मुंडा को गांधी ने आदर्श माना, जिस बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने आदर्श माना, उस बिरसा मुंडा को आदिवासी आदर्श ना माने, यह बात हजम न होने लायक बात नहीं। लेकिन यह बात हम तक के पहुंची नहीं। तेंदुलकर, चेंडुलकर, फेंडुलकर, आमदेव बाबा, रामदेव बाबा, कामदेव बाबा, जामदेव बाबा, इनको बिल्कुल राष्ट्र संत, पद्म भूषण, भारत रत्न की पदवी दी गई है। कौन से आदिवासी स्वतंत्र सेनानी को इन्होंने भारत रत्न दिया बताइए? और हमको होना भी नहीं। मैं, देश हमारा है, तुम हमको क्या दोगे? हम तो इस देश के मालिक हैं। 400 साल तक के सिर्फ जमीन की लड़ाई लड़ने वाला विश्व में कोई दूसरा आदमी नहीं, भारत का आदिवासी है। जमीन की लड़ाई, बिरसा मुंडा ने बोला, जल, जमीन, जंगल अधिकार और सम्मान मांगने वाली चीज नहीं है। अगर ये चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। उस वक्त नौकरियां नहीं थी, उस वक्त कारखाने नहीं थे, उस वक्त जिंदा रहने का केवल साधन था अपने पास जमीन। इसलिए बिरसा मुंडा ने जल, जमीन और जंगल की बात की। ये आंदोलन कोई माओवादियों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसी दूसरों का आंदोलन नहीं। सबसे पहले बिरसा मुंडा की मुंह से, जुबान से निकली हुई चीज है जल, जमीन और जंगल। ये आदिवासियों को जिंदा रखने का तंत्र है। जल, जमीन, जंगल के अधिकारों से जिस दिन आदिवासी वंचित हो जाएगा, वो इस देश में खत्म हो जाएगा। ये सोच बिरसा मुंडा की दूरगामी सोच है, दूर की सोच है। और सभी मानव प्राणियों को जल, जमीन, जंगल की जरूरत है। जल के बिना जीवन नहीं हो सकता है, जंगल के बिना आदमी, हवा, ऑक्सीजन कुछ नहीं मिल सकता है, और जमीन के बिना उत्पादन नहीं हो सकता है। आपको अनाज होना तो जमीन होना, ऑक्सीजन होना तो जंगल होना, और पानी होना तो तुमको जल होना ही चाहिए। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट तत्व है। ये सांस्कृतिक पार्ट है हमारे समाज का, जिसको सरना बोला बिरसा मुंडा ने। क्या बोला? सरना। अपने गोंडी में बोलते सर्री। मुंडा भाषा में और गोंडी में एक ही फर्क है। अपन सर्री यानी मार्ग, और सरना यानी मार्ग, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये जो आप लोग गोटुल देख रहे हो, ये गोटुल की संकल्पना अलार कलाम की संकल्पना है। लिंगो जिंगो का जो लिंगो जंगो का जो कंसेप्ट सामने आ रहा है, बहुत कंफ्यूज हो गए अपने लोग, अपनी जनरेशन को बहुत सारी चीजें भी समझ में नहीं आ रही। अपने को रिसर्च करना पड़ेगा, उस पर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लिंगो के अवशेष साउथ अफ्रीका में भी मिल रहे हैं। तो लिंगो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था क्या? फिर वो तो गोंड नहीं है। और किसी ने बोल दिया कि लिंगो गोंड नहीं था, तब क्या करोगे? अपने लोग आंगादेव बोलते हैं। आंगादेव मालूम है? जानते हो ना आंगादेव? ये आंगादेव मामूली चीज नहीं है। ये अंकराचार्य, शंकराचार्य किसी के बस की बात नहीं है। कोई आमदेव बाबा, रामदेव बाबा को नहीं समझेगा आंगादेव क्या है। ये केवल आदिवासी आदमी ही जानता है आंगादेव क्या है। ये वो प्राकृतिक शक्ति है जिसने एक विचित्र समय पे, जैसा सुनामी आया था,
वैसी तरीके से एक बहुत बड़ी तूफान का समय बीता जब मानव जाति को पूरा ये होने लगा, तब उस समय ये आंगनादेव की कंसेप्ट सामने आई। आपको शायद मालूम होगा, अभी आप जाइए अंडमान निकोबार में, इस देश की आखिरी जनरेशन आदिवासियों की, सबसे आखिरी ओंगा आदिवासी आज भी है, जो प्योर जनरेशन है उसकी, उनकी संख्या सिर्फ 100 है अभी। और पिछले 10 साल से 100 भी बता रही है गवर्नमेंट। ये लोग उनकी जनसंख्या भी नहीं बढ़ा रहे हैं, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे उनके। हाँ साहब, वो तो आपके कंधे पे पूरी जवाबदारी है। कल मोदी भी अगर बुखार से मरेगा तो उंगली तुम्हारी तरफ बताएगा। तो अभी उसको वो बात ही करो मत, तो ठीक है। ओम कैसे आए, ये बात तुम्हारी मेरी सही है, लेकिन इस बात को दबाई दो ना, क्योंकि एक हफ्ता पहले फिर मोदी गया था वहां अंडमान निकोबार में जाकर हिंदू धर्म का स्थापना की बात करने का क्या मतलब है? क्योंकि ये लोग साबित करना चाहते हैं कि जो होंगे आदिवासी है वही हिंदू है। अभी चर्चा चल रही है, राम मंदिर किसका है, फलाना किसका है, फलाना किसका है। हमने पूछे देश किसका है, तो क्या जवाब देंगे? मावा नाटे खत्म। सब लोग बोल रहे हैं ये हमारा है, वो हमारा है। अबे तो देश किसका है? इस देश का मालिक कौन है? आने से तो बाहर क्या है वो लोग, हमारे लोगों पे आक्रमण किया। आप देखो ऋग्वेदा में आपको उसका उल्लेख मिलेगा कि आदिवासियों के 4 लाख गोटुलों को ध्वस्त कर दिया। वो किले नहीं थे, गोटुल था, गोटुल अपन अदेन गोटुल इंतरम, किले नहीं, गोटुल को ध्वस्त किया। यानी हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को जहां विचार करते हैं हमको तो बदनाम किया यार। गोटुल में लड़के लड़कियां दारू पी के नाचते हैं। मैं तेरे बाप को मालूम है कि गोटुल क्या है? गोटुल समाज की वो संस्था है जहां आदमी हमारे समाज के नंगे भी रहे तो किसी ने किसी पे बलात्कार नहीं किया। न तो देख लो अभी कौन सा महाराज है वो, राम रहीम क्या किए इन्होंने? आदिवासियों में क्यों नहीं हुआ? कभी सुनते क्या? भामरागढ़ में नहीं हुआ, कोरची में नहीं हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, कभी सुने? ये बड़ी बात है भाई, हमारे लोगों के लिए सोचने का कारण है। एक डर का माहौल बना दिए पूरे गढ़चिरौली में। देख ये आदिवासी लड़की जा रही है, इसके समाज के नेता गांडो है, इसके समाज के लोग गांडो है, इसके साथ कुछ भी कर डालो, इसके समाज के लोग दौड़ने वाले नहीं है। उसके साथ बलात्कार भी होता है तो कुछ नहीं बोलते। दिन भर मेहनत करने के बाद शहरों में मंदिरों के सामने आदिवासी महिलाएं भीख मांगती है। पूछने पर पता चलता है कि साहब 100 रुपए की रोजी के हिसाब से लाए थे, 85 रुपए दिए, बच्चों को मैंने खाना लाई, मेरे लिए नहीं बचा इसलिए मंदिर में आ रही हूं। यानी मेहनत करने के बाद भी रोटी नसीब नहीं होती। ऐसे बुरे हाल अपने समाज के कैसे हो गए? कौन जवाबदार है इसके लिए? ऐसे हालात में तुम्हारे समाज में मैयत हो रही है, शादी का बाजा बजाएंगे, कैसे चलेगा भाई? अगर बकरे ने कसाई को ही अपना भगवान मान लिया तो उसकी जान बचेगी क्या? कसाई तो बकरा ही काटेगा ना, और वो बकरा उसको अपना भगवान मान रहा है। इससे ज्यादा दुविधाजनक स्थिति कहीं नहीं है जो आदिवासी समाज में है। हम कसाई को ही भगवान बनाए, चोरों से ही चौकीदारी करा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अकेले जरूर हो, लेकिन आपके पीछे समाज है, इस बात का आपने आत्मविश्वास रखना चाहिए। हम लोगों को देखने का नजरिया
इस देश में एक सबसे गहरी चाल है आदिवासियों को नक्सलवादी घोषित करने की। ये हमको एंटी नेशनलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को मूल निवासी बोलते हैं, तब इनको जलन होती है। एक साला नंगा बदन वाला आदमी बोलता है मैं देश का मालिक हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 2010 के जजमेंट में, व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैड सेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आदिवासीज आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस लैंड एंड दे शुड गेट रिस्पेक्ट ऑफ द एबोरिजिनलिटी एंड इंडिजिनस स्टेटस। यानी आदिवासी भारत के मूल निवासी है और उन्हें मूल निवासी होने का सम्मान मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, फिर भी आदिवासी बोल रहे हैं हम। इनकी चाल है, पहले आदिवासियों को मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी, अभी वनवासी, 10 साल बाद स्वर्गवासी। ये हमारे समाज की संस्कृति, हमारे समाज के आदमी को ही खत्म करने की गहरी चाल है। ये षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ये घर में बैठ के होने वाला नहीं है, ये किसी से डर के होने वाला नहीं है। अपने सामाजिक स्वाभिमान को पहचान के लड़ना ही पड़ेगा। अरे आज नहीं कल तो मरना ही है यार। हमारे खून में गद्दारी नहीं है। बिरसा मुंडा की औलाद है, टंटे भील की औलाद है, बाबूराव शर्मा की औलाद है। हमने लड़ना ही सीखा है। अगर हम संघर्ष करना छोड़ देंगे तो हमारे हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है। कुमरे मैडम तहसीलदार है, लेकिन कुछ जगह तहसीलदार होने के बावजूद भी कुमरे मैडम को वो इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वो आदिवासी है। तेंदुलकर बन गया तो उसको भारत रत्न, पलाना आ गया तो राष्ट्र संत। आदिवासी का कोई आदमी रहा तो कुछ नहीं बोलते। 129 साल हो गए बिरसा मुंडा को पहचान नहीं पाए हम। 136 साल हो गए बाबूराव शर्मा को नहीं पहचान पाए हम। 160 साल हो गए टंटे भील को नहीं पहचान पाए हम। आपकी बात क्या थी? माधुरी दीक्षित के कमर में लचक आ जाती तो पूरे पेपर में आ जाता है, लेकिन आदिवासी महिला काम करते करते गड्ढे में गिर जाती है, मर जाती है, उसके साथ बलात्कार होता, उसको मार दिया जाता, उसको जला दिया जाता, उसकी लाश नहीं मिलती, पेपर में नहीं आता। बहुत साल पहले देवरी में लड़कियां गायब हो गई, आज तक नहीं मिली। वो उसके लिए आंदोलन भी कर चुके हैं, आज तक नहीं मिली, कोई पेपर में बात नहीं होती। सबरीमाला का प्रकरण बराबर आता है पेपर में। वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में आंदोलन करते हैं, उसके खिलाफ में बोलते हैं तो उनको एंटी नेशनलिस्ट नहीं बोलते, लेकिन अगर आदिवासी ने यहां बोल दिया तो वो गैर आदिवासी, गैर राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्र विरोधी हो गया। हमको बोलने की भी आजादी नहीं है, हमको सोचने की भी आजादी नहीं है, हमको जीने की भी आजादी नहीं है, पढ़ने की भी आजादी नहीं है, और संवैधानिक तरीके से लड़ने की भी आजादी नहीं है। तो फिर क्या है? हमारा भविष्य क्या है? यह सोचना पड़ेगा बेटा। आज तुम्हारी छोटी सी उम्र है, आने वाला समय तुम्हारा है। तुमको यहां कैसे जीना है, अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करना है, अपनी रोजी रोटी, अपने मां बाप, अपने समाज को कैसे लेके चलना है, यह रणनीति तुमको बनानी पड़ेगी। समाज राजनीति से नहीं, सामाजिक रणनीति से चलता है, और सामाजिक रणनीति बनाने की जो कैपेसिटी है वो तुम्हारे बीच में होनी चाहिए, तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। ये देखो, ये ब्रेन है। अगर मेरा ब्रेन खराब हो गया तो मेरे को पागल बोलेंगे लोग, मैं गू भी खा लूंगा, पत्थर मारने लग जाऊंगा, अपने भाइयों को ही मारने लग जाऊंगा अगर पागल हो गया तो, क्योंकि ब्रेन है। अगर अच्छा ब्रेन रहा तो मैं पागल आदमी को अच्छा कर दूंगा। तो जिसमें वैचारिक शक्ति नहीं होती, जिस समाज में, वो गुलाम होता है। बिरसा मुंडा ने बोला, जो ब्रेन विचार नहीं कर सकता वो गुलाम है, जो विचार कर सकता है वो विद्रोही है, और जो विद्रोही है वही अपने जीवन के मार्ग निकाल सकता है, वही अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, वही सम्मानों को प्राप्त कर सकता है। बिरसा मुंडा ने बोला था, ए हसू नको, इकडे बघ, उभं राह, काय नाव है तुझं? बिल्कुल नहीं हंसने का। बिरसा मुंडा ने क्या बोला था?
कि आर्थिक रूप से गरीब रहा समाज तो चलेगा, विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। और जो विचारों से गरीब होता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है, याद रखो। ये बात को दिमाग में रखो। लड़कियों के लिए बिरसा मुंडा ने क्या बोला कि योर एक्सटर्नल पर्सनालिटी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज योर इंटरनल पर्सनालिटीज। कहने का मतलब आप कैसे देखते हो, दिखते हो, यह मायने नहीं रखता, यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप कैसे सोचते हो यह आपके हाथ में है। जिस आदमी की सोच जितनी मजबूत वो उतना स्मार्ट और उतना मजबूत। दुश्मन हमारे ऊपर राज तभी करता है जब हम दिमाग से खत्म हो जाते हैं। हम विचारों से खत्म नहीं होना चाहिए, हम विचारों से लैस रहना चाहिए। अनपढ़ आदमी भी है तो उसको विचार मालूम होने चाहिए कि मेरा समाज क्या है, मेरी जवाबदारी क्या है, मेरे को क्या करना है, मेरा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। ये अगरबत्ती लगाने वाला कार्यक्रम बंद करो। जय जगदीश हरे, आप गोंडी में बोलेंगे जय जगदीश हरे, फर्क क्या पड़ेगा। ओल्ड वाइन इन दी न्यू बोतल, मामला तो एक ही है। जो मंदिरों में बैठकर एक ही मंत्र बोलकर सबका आर्थिक शोषण करता है उस आदमी के इस देश में पैर पड़े जाते हैं। और जो दिन भर अपने बच्चे को बांधकर, पेट पर बांधकर दिन भर गड्ढे खोदते हैं, मेहनत से रोटी खाते हैं, इस देश अपने समाज में उस आदमी को कोई सम्मान नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा आदमी समाज के मजदूरों का सम्मान नहीं करता, पंडितों के पैर पड़ता है जो मेहनत भी नहीं करता है। यानी मेहनत करने वाले आदमी का अपमान और जो मेहनत नहीं करता है उसका सम्मान। पंडित ने बोल दिया सोमवार के दिन इधर अगरबत्ती लगेगी, मंगल के दिन भगवान शंकर की तरफ जाना, बुधवार के दिन विष्णु की तरफ जाना, गुरुवार के दिन साईं बाबा, शुक्रवार के दिन संतोषी माता और शनिवार के दिन हनुमान जी। जैसे कि इसकी बिल्कुल लाइव बातचीत होती है। यानी ये इतने विकसित हो गए हैं कि ये भगवान को सिमिट कर दिए। सोमवार ये भगवान को दे दिए, दिन भर ये भगवान को दे दिए। इसलिए बिरसा मुंडा ने बोला था इस देश में भगवान के बाप का नाम है ब्राह्मण। बिरसा मुंडा ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान के बाप का नाम है ब्राह्मण। और मैं ऐसे भगवानों को नहीं मानता हूं जो ब्राह्मणों को मानता हूं, मैं ऐसे भगवानों को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं। यह बिरसा मुंडा ने बोला। हमारे को अपने मिशन को जोड़ना है। एक एक गांव, एक एक परिवार, एक एक आदमी, समाज का आखिरी आदमी भी समाज के दायरे में आना चाहिए। पहले समाज बनाओ और समाज बचाओ। आदिवासी बचाओ और आदिवासी बचाओ आंदोलन चालू करो। ये जितना गोटुल सेवा समिति है, ये नेशनल आदिवासी गोटुल का जो काम है, आदिवासी विद्यार्थी संघ है या बिरसा ब्रिगेड के जो लोग हैं, आप लोगों ने पूरे गढ़चिरौली में एक संयुक्त रूप से काम चलाओ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कोई फालतू की बात है, ये फोकनार बात है। मैं फलाना अध्यक्ष हूं, मैं फलाना प्रांत का अध्यक्ष हूं, मैं सब चीजों को नहीं मानता। यहां है क्या ये कंपार्टमेंट खाली है, तू अध्यक्ष रहे, इंटरनेशनल अध्यक्ष बनेगा तो क्या करेगा तू? देश का राष्ट्रपति भी बना देंगे तो क्या करेगा तू? तेको सांसद बना देंगे तो क्या करेगा तू? अंदर से होना चाहिए, ब्रेन में होना चाहिए समाज के बारे में सोच, और अपने ब्रेन को मजबूत करो। जिस आदमी में पढ़ाई नहीं है उसके स्वभाव में लड़ाई नहीं है। पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। यह बिरसा मुंडा का कहना है। सिखा संगठित ने संघर्ष करा, जो बाबा साहब ने बोला, यह बिरसा मुंडा। मेरे भाइयों, इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम अपन ने लिए। हो सकता है मैंने कुछ चीजें ऐसी बोला हो, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैंने अंदर से बोला हूं, मेरी अंतरात्मा से बोला हूं, मेरे समाज के लिए बोला हूं, मेरी कौम के लिए बोला हूं। मैं उन लोगों के लिए बोला हूं जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके बदन पे कपड़ा नहीं है, जो यहां का मालिक होने के बाद भी उसके सर पे छत नहीं है, उसके घर में बिजली नहीं है। मैं उस आदमी के लिए बोला हूं।
जिसको इस देश का संविधान नहीं मालूम, जिसको संविधान ही नहीं मालूम, वो राष्ट्र विरोधी डिक्लेयर कर दिया उसको पता भी नहीं कौन से केस में जेल में आया। ये स्थिति से हमको अपने समाज को उभारना पड़ेगा। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। मेरे को ऐसा लगा था कि बहुत हजारों लोग रहेंगे तो मैं कुछ अलग टाइप से बात करूंगा, लेकिन मेरे को इतने लोग दिखे तो मेरे को और अच्छा लगा। जब भी आप लोग आधे उधर बैठे थे, आधे उधर बैठे थे और वो इतना अच्छा बोल रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा। अंडा पंडा आके बोलता है तो बराबर सुनते। थोड़ा देखो, सवाल करो बड़ा कि रामदेव बाबा को बोलो आदिवासी महिला 3 घंटे में जितना गड्ढा खोदती है तो खोद के बता दे, उसकी कमर इधर की उधर हो जाएंगी, वो रामदेव बाबा से आमदेव बाबा बन जाएगा ऐसा। लेकिन सम्मान उसी को मिलेगा। महुआ आदिवासियों से खरीदेगा रामदेव बाबा चाराने के भाव से और 10 रुपए के भाव से बेचेगा। आंवला आदिवासियों से खरीदेगा 1 रुपए के भाव से, 100 रुपए के भाव से बेचेगा बोतल उसकी। उसको पूछो ना रामदेव बाबा को, तेरे पुरखे थे क्या बे जंगल में? जड़ी बूटी के बारे में नॉलेज आदिवासियों को रहेगा कि तेरे को रहेगा? लेकिन तुम्हारे आदिवासी के जो आयुर्वेदिक साइंस है उसको भी खत्म कर दिए। अब तुम्हारे घरों में दंत मंजन आ गया, कोलगेट, बैद्यनाथ, अभी रामदेव बाबा का चल रहा है, क्या नाम है, पर पतंजलि, और जो यूज करेगा आदिवासी पतंजलि उसको मिलेगी श्रद्धांजलि, क्योंकि आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने वाला कार्यक्रम है। कुछ लोग हंस रहे थे कि आदिवासी समाज के लोग ये महुए के झाड़ की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी दारू पीते हैं। ये दिल्ली में चल रही थी बात, महुए की झाड़ की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी दारू पीते हैं। सब हंस रहे थे। मैं कोंटे में बैठा हुआ था, मैं बहुत देर से सहन कर रहा था, फिर मेरे आंख का अंदर का बाबूराव शेड़मा के जागरूक हो गया। मैंने बोला भैया 5 मिनट बोलने का मौका दो। अरे तुम तो गेस्ट ही नहीं है। मैंने बोला वो चलता नहीं, अपन आदिवासी है, गेस्ट होना बड़ी बात नहीं है, आदिवासी होना बड़ी बात है। इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना, इस देश का मालिक होना। तो मैंने बोला 5 मिनट दे दो यार। बोले तुम्हारे लोग यार महुए के झाड़ की पूजा कर। मैंने बोला जब चावल नहीं था, जब गेहूं नहीं था, ज्वार नहीं था, तो आदमी किसके भरोसे जीता था? महुए के झाड़। इरुक यानी दारू नहीं होता। गोंडी में इरुक का मतलब दारू लिख दिया इन्होंने, बिल्कुल गलत। इरुक का मतलब होता है जूस, अर्क। इरुक शब्द से अर्क शब्द निकाले आर्यों ने, पहले आदिवासियों ने शब्द निकाले इरुक। इरुक यानी अर्क, दारू नहीं। महुए की रोटी बनाई जाती थी, महुआ पिया जाता था, महुआ भूंज के खाते थे अपने लोग। तो जिस महुए ने आदिवासियों को रोटी दिया, जिसके भरोसे आदिवासी जिंदा रहा, 10,000 साल के बाद भी आज भी आदिवासी उस महुए के झाड़ के साथ बेईमान नहीं हुआ है। वो आज भी उसको उतना ही पूछता है। तो मैंने सवाल खड़ा किया कि जो आदिवासी आदमी एक झाड़ के साथ बेईमान नहीं हो सकता, वो इंसान के साथ कैसा हो सकता है? चुप हो गए वो। फिर सवाल बिरसा मुंडा का लाया मैंने। एक बार क्या हुआ था, बहुत तूफान आ रहा था, ऐसी बरसात चल रही थी। ये राम मंदिर वगैरह तो अभी क्या आया है, जगन्नाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। वो जगन्नाथ के मंदिर के सामने बिरसा मुंडा था। पानी आ रहा था, तूफान आ रहा था।
और मंदिर बंद था और सामने कुछ सुअर और सुअर के बच्चे ठुठर रहे थे। पद्दी गोंडी में बोलते उसको, पद्दी इन दिन तो ना। हाँ। तो वो ठुठर रहे थे। बिरसा मुंडा ने देखा और वो मंदिर का गेट तोड़ दिया, ताला तोड़ दिया और पूरे सुअर और सुअर के बच्चों को अंदर घुसा दिया। सुबह हो गई, पंडित जी आए, सब लोग अरे भगवान को अस्पृश्य कर दिया, अछूत बना दिया, अपवित्र कर दिया। किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। अब इसको गांव से निकालो, इसको समाज से निकाल दो। बिरसा मुंडा ने बोला ठीक है, आपकी हर सजा मंजूर है, लेकिन मेरे दो बातों का जवाब दो। बिरसा मुंडा ने पंडा को पूछा कि ये सूरज को किसने बनाया? तो पंडित जी ने बोला ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला ये झाड़ को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा तेर को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा ये सुअर जिसको गोंडी में पद्दी बोलते हैं, इसको किसने बनाया? तो उसने बोला ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने बोला एक ही कारखाने का तो माल है, गोडाउन अलग कैसे हो सकता है? फिर बिरसा मुंडा ने बोला कि जितने भी धर्म है ये सुअर जाति को, सुअर जानवर को अछूत जानवर मानते हैं, लेकिन आदिवासी संस्कृति में इसको नारायण पेन बोलते हैं, इसको भगवान के जैसा स्थान है। वहां बिरसा मुंडा ने अपनी संस्कृति की बात की। फिर सवाल किया कि एक तुच्छ जानवर को जिस संस्कृति में भगवान के जैसा स्थान है, उस संस्कृति में इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा? यह सवाल जब खड़ा किया बिरसा मुंडा ने तो सबके मुंह को ताला लग गया था। भाइयों, अगर हम लोग देखते हैं बुद्ध मारिया गोंड, मोहम्मद पैगंबर कुरैश आदिवासी, जीसस क्राइस्ट बाइजा आदिवासी, ये जितने भी हिंदू धर्म छोड़ के जितने भी धर्म बने हैं ये आदिवासियों ने बनाए, और ये आदिवासी संस्कृति का प्रचार करे करके भगवान जैसा स्थान बन गया इनका। तो आदिवासी संस्कृति कितनी बड़ी चीज होगी। तो इनकी श्रृंखला में लिंगों को खड़े करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको मालूम होना चाहिए। एक मुहिम चलाएंगे अपन पूरे गढ़चिरौली में अभी 3 महीने। हर एक घर का बच्चा, हर एक घर का युवा, हर एक घर की महिला समाज से जुड़ी रहनी चाहिए, जिसको सामाजिक नेटवर्क का नाम देंगे, समाज जोड़ो अभियान। एक माहौल बना के चलेंगे हम अपनी लड़ाई सामाजिक रूप से, सामाजिक रणनीति के माध्यम से लड़ने की कोशिश करेंगे। किसी नेता फेता पे डिपेंड नहीं होंगे, वो बाद में देखेंगे। पहले क्या चाहिए वो देख लेते हैं और क्या नहीं चाहिए वो देख लेते हैं, बाद में बाकी का सब ऑप्शन अपने पास रहेगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के बीच से जाते जाते एक सवाल मैं खड़ा करके जा रहा हूं, एक जोक बताते हुए जाता हूं। एक लड़की थी गढ़चिरौली, बड़ी सिंपल लड़की थी। बिरसा मुंडा ने बोला शिक्षण और प्रशिक्षण ये दोनों ही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रशिक्षित बनना पड़ेगा, ट्रेंड बनना पड़ेगा, आपको कैडर बनना पड़ेगा। आप सामाजिक रूप से तैयार नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन समाज का एक कैडर बनाओगे तो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। यह परमानेंट मशीन चलाना पड़ेगा, अपने को कैडर बनाना पड़ेगा, प्रशिक्षित कार्यकर्ता खड़ा करना पड़ेगा। एक लड़की रहती गढ़चिरौली की और उसकी शादी हो जाती है। गढ़चिरौली का ही लड़का रहता, बंबई में नौकरी लग जाती है उसकी, और वो लड़का 10 साल पहले से जाता है तो बड़ा मॉडर्न बन जाता है, बिल्कुल हाय हेलो नो बिल्कुल अलग टाइप का बन जाता है। वो लड़की बेचारी, उसकी शादी हो जाती है और वो लड़का हमेशा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूं। रोज जाता है, अपनी बाइकों को बोलता है आज ना मेरे को पूरे ऑफिस की लड़कियां देख रही थी, मेरी तरफ देख रही थी, मेरे को ही बहुत देख रही थी, रास्ते से भी जा रहा हूं तो देख रही थी। कभी कभी बोलता था फलाना मेरे सपने में आई थी, वो मेरे को बहुत अच्छे, इस टाइप का चल रहा था। अचानक वो आ गई
वो आ गई और बेचारी दिलवाली की छुट्टी में आई, वो गढ़चिरौली में अपने कोरची में। उसके घर वालों ने पूछे, गांव के लोगों ने पूछे कैसी है बाई, ठीक है? तो वो बताती है की नाही, माझा जो पती आहे ना तो मला खूपच ब्लॅकमेल करतो, नेहमी नेहमी त्रास देतो. काय त्रास देतो बेटा? तो मला सांगत राहतो तू माझ्याकडे बघत होती, ती ऐसा करत होती, मला सर्व लोग बघतात, ऐसा तैसा बताती है वो सब लोगों को. उसकी मुलाकात हो जाती है क्रांति केरामी से, मुकेश से और उसकी टीम से, ऋषि कुंजाम से, इन लोगों से मुलाकात हो जाती है उसकी. और जब उसकी मुलाकात होती तो सब लोग पूछते उसको, बोलते भाई तेरा क्या, तो वो समस्या बताती, वो बोलती ठीक है, बोलते तुम एक काम करो, प्रशिक्षण शिविर में आओ, अपने सामाजिक शिविर में आओ. तो ठीक है, वो आती बेचारी, 3-4 शिविर कर लेती, 10 दिन की छुट्टी रहती, 3-4 शिविर करती, उसका माइंड जो है तर्क करने लग जाता है. बिरसा मुंडा ने बोला जो तर्क करेगा वही फर्क करेगा. तुम्हारे विचारों की जो सोच रहती है वो तर्क पे खड़ी होती है, तर्क करना आना चाहिए. तो वो तर्क करने लग जाती है. वो जाती है, उसका हस्बैंड एक दिन बोलता है उसको, इतवार का दिन रहता है, चाय पे बैठता है, फिर बोलता है कल ना मेरे सपने में ऐश्वर्या राय आई थी. फिर परेशान हो जाती वो, बहुत कम कपड़े पहने थी, मेरी ही तरफ आ रही थी. जब ऐसा बोलता है तो उसकी मिसेस बोलती है थमा, रुको रुको रुको. वो भी चक्कर में आ जाता, साला आज तक के बोली नहीं कभी इसने, आज कैसे बोल रही है रुको रुको रुको. तो वो टेंशन में आता, काय झाला, क्या हो गया? बोले अकेली थी क्या? तो और टेंशन में आ जाता वो बोलता तेरे को कैसा मालूम? नहीं अकेली थी क्या? तो हाँ बोले, लेकिन तेरे को कैसा मालूम? तो वो बोलती उसका जो हस्बैंड है मेरे सपने में आया था. तो वो इतना टेंशन में आ जाता है, उसके बाद से उसकी बीमारी खत्म हो जाती है. वो दूसरी बार उसको सवाल करना ही खत्म कर देता है. तो इंसान में तर्क करने की ताकत होनी चाहिए. अगर आप तर्क नहीं करोगे तो फर्क नहीं करोगे. आपका ब्रेन बिल्कुल टाइट रहना चाहिए. कैसे दिखते हो ये महत्व की बात नहीं है, कैसे सोचते हो ये महत्व की बात है. हमारा लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, हमारी मां बहनों की नंगी तस्वीर लगाते हैं ये लोग. जैसे शेर को काट के लगाते हैं ना, वैसे आदिवासियों की महिलाओं की नंगी तस्वीर लगाई जाती है. माधुरी दीक्षित का बदन दिखता है तो उसको सभ्यता बोलते हैं, और हमारी आदिवासी महिला का बदन दिखता है तो उसको संस्कृति बोलते हैं. ये हम लोगों को बेइज्जत करने का प्लानिंग. हमारे तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए. आपको देखने के बाद दहशत में आ जाना चाहिए सामने वाला. ऐसी पर्सनालिटी बनाओ, और यही पर्सनालिटी बिल्डअप करने का काम आप लोगों ने शुरू किया है. मैं आपके साथ में हूं. पूरा बिरसा ब्रिगेड आपका है, कोई किसी के बाप का नहीं है. इसका कोई ये नहीं है. आप पूरा मिशन आप लोग चलाओ. साथियों, यहां जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए बोल रहा हूं. मैं किसी का दुश्मन नहीं, किसी पे उंगली नहीं उठा रहा. लेकिन जब मैं अपने समाज की बात रखता हूं तो कुछ चीजें सामने आती है. उसका सवाल, उसका जवाब मेरे को चाहिए. मैं सोच रहा हूं उस संबंध में. आप लोग बहुत त्यागी हो, मैं जानता हूं. ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई करना, शहर में आके रहना, घर में देखना, घर की चिंता रहना, मैं जानता हूं अपने बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं. पिछली बार डीबीटी का आंदोलन हुआ, विद्यार्थियों ने बेईमानी किए, डीबीटी के आंदोलन को सही तरीके से नहीं किए. उसका परिणाम यह हुआ कि अभी तक के 3-4 लड़कों ने आत्महत्या कर ली है. उनको डीबीटी के पैसे ही नहीं मिले तो खाएंगे क्या? तो वो सिस्टम को हमको बदलना है, वो डीबीटी बंद करना है. ये लोग आज डीबीटी लाए, तुम्हारा मेस बंद कर दिए, कल हॉस्टल बंद कर देंगे तो पढ़ाई कैसे करोगे तुम? अभी मेस बंद किए, अभी खाना बंद किए तुम्हारा. लड़कों को पैसे मिल रहे तो उनको लगता है मेरे को नौकरी लग गई. दारू पी रहे. लड़कियों ने बहुत बड़े बड़े ड्रेस लेना शुरू कर दिए. अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा. अब इन्होंने तुम्हारा मेस बंद करे, कल हॉस्टल बंद करेंगे तो कहां रहोगे तुम? थोड़ा सोचो. उसके बाद स्कॉलरशिप बंद कर देंगे तो क्या करोगे तुम? ये शुरुआत है. सतर्क हो जाओ. पूरे विद्यार्थी एक साथ आ जाओ. जो अपने जनप्रतिनिधि है
उन लोगों से हाथ जोड़ के सामाजिक अपील है, आरटी पार्टी का नशा छोड़ो, पहले समाज के बारे में बात करो। कोई भी पार्टी में रहो आप, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, समाज के बारे में बात होनी चाहिए। अपन लोग बहुत तकलीफ में है। मेरे को कल सवेरे जाना है, मेरी कोर्ट में तारीख है, मैं आपके बीच में से जा रहा हूं, लेकिन एक प्रॉमिस करके जा रहा हूं, सच्चे दिल से बोल के जा रहा हूं कि अपने को अब बहुत गंभीरता से एक एक लड़के को पूरे गढ़चिरौली में खड़ा करना है। और आने वाले 4 महीने 3 महीने बाद जब आचार संहिता लगी रहेंगी, तब 1 लाख आदिवासी युवा गढ़चिरौली में सिर्फ समाज के नाम पे, कोई पार्टी के नाम पे नहीं, एक जगह पर अपने सामाजिक आंदोलन की शपथ लेंगे, अपने सामाजिक मिशन के लिए काम करेंगे। कॉमन आदमी में आम आदमी जैसा मत रहो, मिशनरी आदमी बनो। मिशन यानी वो क्रिश्चियन मिशन नहीं, मिशन यानी टारगेट, जिसके सामने लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। बिगर लक्ष्य और उद्देश्य के इंसान बिल्कुल प्लेन है, मरा हुआ है। वो बहुत अच्छा आदमी है, खूप छान माणूस आहे, कोणाच्या लेना देण्यात नाही राहत, सकाळी ऑफिस जातो, संध्याकाळी घरी येतो, इतवारी टीव्ही बघतो, मटण खातो, दारू पितो, खूप छान माणूस आहे, कोणाच्या लेना देण्यात नाही। ऐसे आदमी का मतलब होता है डेड मैन। बिरसा मुंडा ने ऐसे आदमी को क्या बोला? डेड मैन, मरा हुआ आदमी। हमारे समाज का सब गड़बड़े काम, जो समाज के चालक पालक और मालक होने चाहिए, जिसको जीओडी गॉड बोला था बिरसा मुंडा ने, ये हेडमैन डेडमैन बन गया। जो गॉड होना था डीओजी डॉग हो गया, वो जीओडी, लेकिन क्या बन गया? डॉग। उसको फिर से गॉड बनाने की प्रोसेस, यानी हमको मिशन शुरू करना पड़ेगा, हमको नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा, हर चीज की समीक्षा करनी पड़ेगी। ये जितने लोगों ने बोला है और बोलने वाले हैं, मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप लोगों ने किए। ये बड़ी बात नहीं है। बिरसा मुंडा ने बोला गांडुओं को संख्या की जरूरत होती है, शेरों और मर्दों को नहीं। यहां 5 आदमी भी होते तो बड़ी चीज थी। हम लोग तैयार करेंगे अपना मिशन, एक आगे नई नींव डालेंगे, एक नए समाज का गठन करेंगे, एक नए परिवर्तन अपने समाज में खड़ा करेंगे, जहां कोई जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद रहेगा। उसका आदर्श दूसरे समाज के गरीब लोग भी लेंगे, मजदूर लोग भी लेंगे, वो आना चाहिए आदिवासियों के पास। यही हमारी, क्योंकि हमको सबको घर वापसी करना है। ओबीसी को भी बताना है कि आदिवासी वनवासी हो जाएगा तो तू स्वर्गवासी हो जाएगा। मुसलमान को भी बताना है, क्रिश्चियन को बताना है, दलितों को बताना है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। यही है आखिरी। अगर आपको इस देश का मूल निवासी बोलना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप आदिवासियों के वंशज हैं। फिर इनके सामने प्रश्न खड़ा करो, आर्यों की टीम में रहना है या आदिवासियों की? आने वाला समय जिस लाइन पे जाना है हमको, वो तैयारी हमको करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बड़े लोग हैं आप, बहुत बड़े लोग हैं कि इतना आप लोग इतना समय निकाल के, पूरे स्टूडेंट्स लोगों ने यहां पर इतना समय दिया। बेटा बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, लेकिन बातें सुनने के बाद उस पर विचार मंथन करो, उसके नोट्स बनाओ, उस पर काम करो, सीखो। अगली बार नागपुर में कैडर होगा, शिविर होंगे, तो आप लोग जरूर आइए। आप लोगों का दिल से स्वागत है। अपने मिशन में ट्रेनिंग चलती है, 11 राज्यों में काम है अपने मिशन का। आज से 20 साल पहले बिरसा मुंडा को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता था। मैं थैली लेके घूमता था तो मेरे को बोलते थे पागल हो गया साला, इंजीनियर था ये, नौकरी वोकरी छोड़ दिया। मैंने शादी भी नहीं किया, लेकिन 20 साल की मेहनत का यह नतीजा है कि आज पूरे देश में कोई भी आदिवासियों का कार्यक्रम रहे, वहां बिगर बिरसा मुंडा के नाम के बगैर नहीं होता। आज पूरा समाज जानने लग गया, बिरसा मुंडा का नाम सामने आया, यानी पूरे शहीदों की, क्योंकि बिरसा मुंडा ने बाबूराव शर्मा का आंदोलन आगे बढ़ाया, बिरसा मुंडा ने टंट्या भील का आंदोलन आगे बढ़ाया, तिलका मांझी का आंदोलन आगे बढ़ाया। सबसे जूनियर मेरे भाइयों, आप सब लोग ईमानदारी से 2 गुण अपने बीच में मान लो, ईमानदारी और समझदारी। ईमानदार अपने फर्ज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ रहो, अपने पढ़ाई के साथ रहो और अपनी लड़ाई के साथ रहो, और समझदार परिस्थितियों से हिसाब से रहो। पैसा ज्यादा खर्चा मत करो,
ज्यादा पैसा कपड़े पे मत खर्च करो, अपनी पर्सनालिटी को देखो, कुछ खाओ, अच्छा ये करो, एक्सरसाइज करो, ब्रेन की एक्सरसाइज करो। तुम्हारा ब्रेन जितना विकसित होगा उतनी बड़ी चीज है। तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारी जिंदगी छुपी हुई है। बिरसा मुंडा ने बोला तुम्हारा भगवान तुम्हारे ब्रेन में है। जितना बड़ा ब्रेन उतना बड़ा भगवान। जिस दिन तुम्हारा ब्रेन फेल, तुम फेल, तुम्हारी जिंदगी फेल। तो बिरसा मुंडा ने इसका पूरे चीजों का संबंध जो है विचारों से लिया है, और जो आदमी विचारों से नहीं चलता है उसका जीवन जानवर जैसा होता है। इंसान और जानवर में एक ही फर्क है, जानवर के पास विचार नहीं होते, इंसान के पास विचार होता है। बस ये दो ध्यान में रखो। किसी दिन और आप लोगों के बीच में आऊंगा। इस गोटूल की कामयाबी के लिए मैं पूरे संयोजक समिति को नमन करता हूं। वो समाज के मिनिस्टर, आमदार, खासदार, भागदार, वागदार से ज्यादा है। उन सब लोगों से बड़े लोग हैं। इनके लिए तालियां बजाओ सब लोग। ये जो कार्यक्रम होता है इसमें सब लोगों ने आर्थिक सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा मुश्किल से होता है। मैं जानता हूं, मैं एक ऋषि कुंजा में मैं आज तक के पैसे नहीं दे पाया। ये लोग इधर उधर से मांग के मांगते हैं। मेरे को मालूम है किसका दर्द क्या है। हम लोग जमीन से रहे। मैं आज तक के कहीं मैंने ज्यादा कभी कुछ ये सब चीजों से, ये बढ़ावा दिखावा, इनसे दूर रहो बेटा। एक सही सामाजिक आंदोलन चलाओ, एक सामाजिक मिशन चलाओ और एक सही सामाजिक जीवन जीने की तरफ चलो। यही मेरी आप लोगों से अपील है, सामाजिक अपील है। जय बिरसा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी।